नहीं, मैं भानु के सिवा किसी दूसरे लड़के से विवाह नहीं कर सकती। आप चाहे जान ही क्यों न ले लें। अर्पिता बिलखते हुए कह रही थी। उसके पिता आदित्य ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था, पर वह एक ही रट लगा रही थी, भानु दे दो मुझे पापा, भानु दे दो। मर जाऊंगी लेकिन दूसरे लड़के से विवाह नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह दूसरी जाति का है और मेरे खानदान में कभी ऐसा हुआ नहीं, न होगा। तुम्हारी शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी। आदित्य उसे पीटते जा रहा था और चिल्लाते जा रहा था। अभी आदित्य तभी और पीटता, तभी उसकी पत्नी आ गई। उसे जबरदस्ती ढकेलते हुए हटा दी। मार ही डालोगे क्या? जाने दो, जो आपकी इच्छा होगी वही होगा। समझा दो अपनी बेटी को, चाहे इसे मुझे मारना ही पड़े, किंतु खानदान की इज्जत पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। आदित्य राजपूत घराने से संबंध रखता था। सूर्यवंश से क्षत्रिय था वो। एक पुत्र और एक पुत्री के पिता था। अर्पिता बड़ी थी, सोनल छोटा। आदित्य ने दोनों बच्चों की परवरिश में कोई भेदभाव नहीं रखा। अर्पिता देखने में भी मासूम सी थी। गोरा रंग, लंबी नाक, गोल चेहरा, ओठ मोटी सी किंतु बोलती सी दंत पंक्ति, सफेद एवं कसी हुई हंसी में खुलापन, आंखें सागर सी गहराई लिए, भौएं कुदरती तौर पर बनाई हुई, सुनहली केश राशि, आवाज में खनकती चंचलता। लगता है फुर्सत के क्षण में गढ़ी हुई अनोखी कीर्ति थी। वो हमेशा बल रहती थी। नृत्य गान के अतिरिक्त वाद विवाद भी उसका प्रिय शौक था। आदित्य ने कभी उस पर कोई रोक नहीं लगाई। समय बीतता रहा। देखते देखते दोनों बच्चे बड़े हो गए और पिता बीए के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी थी। बेटी जब बड़ी होती है तो माता पिता की आंखों की नींद उड़ जाती है। बेटी के हाथ कब पीले कर दे यह चिंता उसे सताने लगती है। आदित्य ने भी वर ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी, किंतु जब से बातचीत शुरू हुई तब से अर्पिता गुमसुम रहने लगी। इतनी चंचल लड़की अगर हद से ज़्यादा मौन हो जाए तो आश्चर्य होता है। विवाह का मामला है, बेटी शर्माती है, ऐसा सोचकर उसके पति पत्नी अपने मन को समझा लिया। लेकिन जब रिश्ता तय करने के लिए शगुन की व्यवस्था कर रहे थे तब अर्पिता पिता का पैर पकड़ कर रोने लगी। बहुत कुछ पूछने पर बोली, कुछ नहीं बोली। तब उस दिन वह जाने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन बातचीत के क्रम में बोली, जब पापा ने पूछा तो पापा एक लड़का है, मुझसे 4 साल बड़ा है, मेडिकल पढ़ाई कर रहा है, इस पर फाइनल ईयर है। उसका नाम भानु मिश्र है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भानु मिश्र के नाम पर आदित्य चौंक पड़ा। उसकी जाति क्या है? वो ब्राह्मण है। अर्पिता सहमते हुए बोली। आदित्य अब अवाक रह गया। मन ही में सोच रहा था कि अपनी बिरादरी का होगा तो विवाह कर देंगे, पर यह तो दूसरी जाति का निकला। वह सोच भी नहीं सकता था अर्पिता ऐसा दुस्साहस करेगी। आज तक इसके खानदान में ऐसा नहीं हुआ था। पापा हुआ अच्छे खानदान का है, शिक्षित परिवार का लड़का है, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। उन लोगों ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, बस आपकी स्वीकृति चाहिए। अर्पिता पापा को मौन देखकर बोली। आदित्य के अंदर लावा फूटने लगा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ अर्पिता के गाल पर पड़ा। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं इस विवाह की स्वीकृति दे दूंगा? कदापि नहीं। मार दूंगा तुम्हें, यह नहीं होने दूंगा। जहां मैं चाहूंगा वही शादी होगी।
हमारे खानदान में न ऐसा कभी हुआ है न कभी होगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे आप मुझे मार डालें। किसी और के गले में आप डालेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो मर जा। और आदित्य फूल सी बच्ची को पीटने लगा। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। जिस बच्ची को आज तक कभी छुआ नहीं था, आज उसको मारते हुए उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं थी। वह पीटती जा रही थी। अंत में आनंदी उसे हटाई। आनंदी उसकी पत्नी। मार ही डालेंगे क्या? समझा दो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। आदित्य बिछावन पर लेटते समय यही सोच रहा था, कैसे इसे निपटा जाए। उसकी बेटी इतनी धृष्ट हो सकती है, गुमान न था। एकाएक महसूस हुआ उसके सामने अर्पिता का चेहरा परिवर्तित होने लगा और वह चेहरा उसकी बहन सुजाता में बदल गया। आज उसने अपनी बहन को कैसे देखा? उसकी नींद उचट गई। बहन की याद कैसे आई? उसे तो गुजरे बरसों बीत गए। अब उसे याद आने लगा सुजाता आदित्य की एक लौती बहन थी। जब 5 वर्ष की उससे बड़ी थी। उसके पिता जाने माने रईस थे, दरभंगा महाराज के तहसीलदार। सैकड़ों बीघा जमीन। दादा बोरा भर के रुपया लाते थे। दादा के मरने के बाद अमर सिंह पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। तहसीलदारी छीन गई। सुजाता और आदित्य की परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुजाता तीक्ष्ण बुद्धि की भी थी। वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। जब बड़ी हुई फिर उसकी विवाह की चिंता अमर सिंह को सताने लगी और यही परिस्थिति उस समय भी उत्पन्न हुई थी। सुजाता ने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पिताजी को यह निर्णय अवगत करा दी, किंतु इस समय इतनी जल्दी आ जाएगा उसे पता नहीं था। अमर सिंह चौंक पड़े, स्तब्ध रह गए। गैर जाति के लड़का से विवाह असंभव, मर जाए भूखे प्यासे। खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। राजपूती खून उसके जिस्म में दौड़ रहा था। सुजाता ने अन्न त्याग दिया, बिस्तर पकड़ ली। माँ भी विवश, इधर पुत्री उधर पति, इधर कुआं उधर खाई। अंत में आदित्य के पिता अमर सिंह को झुकना पड़ा। जो चाहोगी बोले, जो चाहोगी बोले, वही होगा। और स्वयं भोजन लेके आए। सुजाता अनशन पर बैठी हुई थी। सुजाता बिलख पड़ी। सोच रही थी या कि उसका प्यार जीत गया, लेकिन वह ना समझ पिता की कुटिलता को नहीं समझ पाई। जिस अन्न को पिता का प्यार समझकर खा रही थी, वह उसके मौत का प्रमाण था। खाने में जहर था। खाते ही उसका गला पकड़ लिया और छटपटाने लगी। जन्मदाता चुपचाप देखते रहे। सृजनहार अपनी कीर्ति को नष्ट होते देखते रहे। माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेहोश हो गई। छोटा भाई आदित्य किवाड़ की ओर से सब देख रहा था। मौत बहुत दर्दनाक थी। बहुत कष्ट में प्राण गए। पिताजी इतने कठोर हो सकते हैं, गोलू पहली बार जाना। पहले तो समझ नहीं आया। जब तक समझता हो तो दीदी चल बसी थी। सुबह होते ही खबर फैला दी गई, सुजाता के पेट में दर्द उठा। एकाएक गिर पड़ी और मर गई। आनंद फानन में दाह संस्कार कर दिया गया। अमर सिंह जीवट पुरुष थे। आंखों में पानी तक न था। लग रहा था कि कर्तव्य को अंजाम दिया। कुल की मर्यादा के लिए कुर्बानी दी थी। गांव में कुछ दिनों तक आशंका रही। कल तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? जितनी बातें मुंह उतनी बातें। किंतु बड़े घराने की बात थी तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा। समय बीत रहा था। आदित्य भी दीदी को कुछ विस्मित कर चुका था। राखी एवं भरदुतिया में दीदी की याद आती थी मरते समय की वह कातर नजरें। वह पिता को कभी माफ नहीं कर सका। आदित्य की उम्र 20 होते होते उसका भी रिश्ता तय कर दिया गया। इस विवाह को
1 वर्ष भी नहीं हुआ, अमर सिंह भी विदा हो गए। मनुष्य के अंदर असीम शक्ति होती है, एक से एक झकोरों को झेलती चली जाती है। वक्त का मलहम हर दर्द को हराता है। आदित्य ने सारी व्यवस्था संभाल कर खानदान की इज्जत को बरकरार रखा। उसे लग रहा था आज की घटना उसे झकझोर रही थी। उसे लग रहा था दीदी कह रही है, भाई एक और बलि दोगे? मेरी बलि लेकर भी तुम्हारे खानदान को तृप्ति नहीं मिली क्या? वह कांप गया। पूरा शरीर पसीने से सराबोर था। वह क्या कर रहा है? दीदी की हत्या के लिए पिता को माफ नहीं कर पाया। पिताजी की मृत्यु पर भी आंसू नहीं बहे थे। दीदी की याद भुलाने के लिए सारी जायदाद बेचकर शहर में आ बसा था। आज उसे क्या हो गया था? अरे वह क्या करने जा रहा था? यदि अगर सोनल उसका पुत्र बहू लाएगा तो क्या उसे मार डालेगा? उसके ब्राह्मण मित्र का पुत्र ईसाई लड़की से विवाह कर लिया तो क्या किए वो मित्र ने? वो क्या करने जा रहा है? अरे बेचारी तो याचना कर रही है क्योंकि बेटी है। वो इतना कसाई कैसे हो गया जिसे फूल की छड़ी से भी कभी नहीं छुआ था? आज जान की मारने की बात कर गया। छी, लानत है उस पर। पिता को राक्षस का दर्जा देने वाला आज स्वयं राक्षस बनने जा रहा है। आदित्य कमरे से बाहर आया। आनंदी अभी तक नहीं आई थी। वो जरूर अर्पिता के कमरे में होगी। उधर गया तो देखा अर्पिता को लिपटाए आनंदी बिछावन पर सो रही थी। धीरे धीरे बिछावन के पास गया। इच्छा हुई बेटी से माफ़ी मांग ली, गले से लगा ले, किंतु कुछ नहीं कर सका। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थी। आंसू की धार ने उसके चेहरे पर लकीरें छोड़ दी थी। थप्पड़ के निशान उसे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आदित्य धीरे से हाथ बढ़ाया, उसके बाल को सहलाने लगा। फिर हाथ खींच लिया, कहीं मासूम की नींद न टूटे। वह उल्टे पांव लौट आया, इस निश्चय के साथ बीती हुई घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कहानी। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर अलका वर्मा की ये भावपूर्ण कहानी। और जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में समय के साथ कहानियाँ बदलती जाती है, पात्र बदलते जाते हैं, लेकिन जो प्लॉट है, जो कथानक है, वो लगभग हर युग में लगभग एक जैसा ही रहता चला आता है, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो इतनी जल्दी बदलती नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी इस प्रकार की कहानियाँ लिखना जिसमें कि समय की बात हो, समय के साथ व्यक्ति जो अब आगे बढ़ रहा है उसकी बात हो, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। क्या कहेंगे नागेंद्र शर्मा जी आप? इस प्रकार की कहानियाँ जो समय पर लिखी जाती हैं, यहाँ पात्र बचपन से वो युवावस्था में आता है, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार की कहानियाँ लिखना जो समय के साथ चलती हैं, तो भावनाएं जो होती हैं वो उसमें पात्र की उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलती चली जाती हैं। बिल्कुल, और यह होना चाहिए। समय की संवेदनाओं को पकड़ना ही रचनाकार का कर्तव्य है। समय ठीक है,